हेलो गाइस, आप लोगों को अपने क्लासेस में स्वागत है। मैं रोहन कुमार आप लोगों को अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज से ग्रहण समान ज्ञान स्टार्ट करने वाला हूं। आज हम पहले शुरुआत करेंगे 1 से 3 पेज। 1 से 3 पेज तक करेंगे। रेगुलर रूप से हम 3 4 पेज करेंगे और पूरा का पूरा ग्रहण को हम समाप्त करेंगे, जो कि कोई भी कंपटीशन, जनरल कंपटीशन में आपको जो है, जैसे कि आपको ये काम एसएससी, रेलवे, बीएसएससी और बीपीएससी सभी एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम ना देरी क्यों स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1 से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन भारत का इतिहास का क्या क्या स्रोत था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के पूर्ण निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इस स्रोतों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, एक साहित्यिक और पुरातात्विक। मतलब प्राचीन साहित्य को जो है दो आधार पर वर्गीकरण किया गया, एक साहित्यिक किया गया, एक पुरातात्विक। मतलब साहित्यिक सूत्र जो है हम कुछ पुस्तक के माध्यम से प्राप्त करते हैं। देखिए, स्रोत साहित्यिक एवं पुरातात्विक, दोनों में ये अंतर है कि साहित्य या पुस्तक के माध्यम से हमें जानकारी मिलता है, या खुदाई के माध्यम से हमें जानकारी मिलता है। इसमें वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और एवं अन्य साहित्य। जबकि पुरातात्विक स्रोत में क्या है, पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य, अवशेष, उत्खनन इत्यादि। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत में। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत क्या होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण, ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत चला जाता है। अब हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य के अंतर्गत क्या क्या। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यांग दान, बुद्ध चरित्र, महाविवास, वासुमित्र और जातक, ये सब किसे संबंध रखता है, बौद्ध साहित्य। और इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जातक का संबंध जो है किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। बुद्ध चरित्र का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से। इसके अलावा आपको जैन साहित्य के अंतर्गत क्या होगा, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, अचारंग एवं सूत्र। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ये कल्प सूत्र। पूछेगा कल्प सूत्र का संबंध किस धर्म से है, तो आप बताओगे जैन धर्म से उनका संबंध रखता है, किसका, कल्प सूत्र का। इसके अलावा हम ऐतिहासिक स्रोत में हम बात करेंगे रजत रंगनी, जिसके लेखक कल्लन है, पृथ्वीराज राजसो, चंद्रबरदैया, हर्षचरित्र, वानभट्ट, मुद्रा रक्षक, विशाखादत्त और अर्थशास्त्र कौटिल्य, विष्णुगुप्त। और कौटिल्य को ही हम किस नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से ही जानते हैं। अभिज्ञान संकुलतलम कालिदास और स्वप्न वासदत्ता भास के द्वारा लिखाई गई है। इसके अलावा हम राजाओं द्वारा रचित साहित्य, राजा के द्वारा रचित कौन कौन सा साहित्य है, जैसे हाल, सातवाहन वंश के साथ उनका संबंध है, जिसमें गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखे। इसमें महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के साथ उनका संबंध था, उसने मत विलास प्रहसन के नामक पुस्तक की रचना की। इसके अलावा हर्षवर्धन जो था, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका नामक जो है उनका साहित्य उनके साथ संबंध रखता है। इसके अलावा रामेश्वर चालुक्य वंश से संबंध रखता है, और मानसो लाल्स नामक पुस्तक की और साहित्य की रचना की गई है। चलिए, इसके बाद अलावा हम साहित्यिक स्रोत में ग्रंथ के प्रमुख जो तथ्य देखते हैं। जैसे कल्हण जो है रजत रंगनी के लेखक जो है, और वह किस भाषा में किया गया, तो संस्कृत भाषा में है। पहली बार ऐतिहासिकता में झलक इस ग्रंथ में मिली है। पहली बार ऐतिहासिकता का जनक जो है इस ग्रंथ से हमें मिलती है। इसके अलावा महावास और दीपावंश बौद्ध ग्रंथ, दक्षिण बौद्ध मत के ग्रंथ थे। यह सब क्या है, दक्षिण बौद्ध मत के साथ संबंध रखता है। महावंश और दीपावंश का संबंध था। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई थी। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना जो हुई थी वह कहाँ हुई थी, नेपाल में हुई थी। इसके अलावा पाणिनि जो है अष्टाध्याय
के लेखक है, पाणिनि के द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो अष्टाध्यायी है, और जो संस्कृत व्याकरण के जनक भी पाणिनि को माना जाता है। यह मौर्य की सामाजिक जीवन की वृत्तांत मिलती है। पूछेगा ये मौर्य की जीवन वृत्तांत किस में मिलता है, तो अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, पाणिनि के लेखक। कौन सी अष्टाध्यायी क्या है, संस्कृत व्याकरण है। इसके अलावा पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। जो क्या है, पाणिनि की पुस्तक जो है अष्टाध्यायी पर ही आधारित है, जो कि पतंजलि ने जो पुस्तक की रचना की उसे महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की। पूछा गया पतंजलि की पुस्तक कौन है, तो महाभाष्य। महाभाष्य की रचना किसके द्वारा की गई, तो पतंजलि के द्वारा की गई। चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। ऐतिहासिक महत्व में प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि वानभट्ट ने हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना की। हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया, वानभट्ट के द्वारा किया गया। और वानभट्ट जो है किसके दरबार में थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि क्या थे, वानभट्ट थे। इसके अलावा अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीन एक ही नाम है। कौटिल्य भी कह सकते हो, चाणक्य भी कह सकते हो, या विष्णुगुप्त भी कह सकते हो। यह तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा था। और मौर्य का इसमें क्या था, अर्थशास्त्र में किसके बारे में जानकारी थी, मौर्य काल के राजस्व व्यवस्था की जानकारी है। नाम तो इकोनॉमिक्स है, लेकिन इसमें किसकी बात की है, इसमें राजस्व व्यवस्था की जो है, मौर्य काल की राजस्व व्यवस्था की जानकारी मिलती है। पूछेगा अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य काल की राजस्व व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। मौर्य काल की किसकी, राजस्व व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। चलिए हम पेज नंबर 2 पे चलते हैं और यहाँ से बात करते हैं। जैसे वाकापति ने कन्नौज के राजा यशो बर्मन पर आधारित गोरवाह नामक पुस्तक की रचना की। इसके अलावा विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं, हेमचंद्र के कुमार पाल चरित्र, न्यायचंद्र का हमीर काव्य, पद्मागुप्त का नव सांक चरित्र और बिल्लार का भोज प्रबंधन इत्यादि प्रमुख है। इसके अलावा तमिल में लिखी राजकीय जीवन के चरित्र में नंद ककलम्बकम और इसके पल्लव वंश के नंदी बर्मन द्वितीय से प्रशस्त्री है। अब देखो कुछ विदेशी स्रोत के विवरण भी मिला, जैसे यूनानी लेखक जो आए थे हेरोडेटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। हेरोडेटस ने किस पुस्तक की रचना की, हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, इसलिए हेरोडेटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसके अलावा मेगास्थानिज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, ताकि इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगास्थानिज किसके दरबार में रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और किसके राजदूत थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। उनके द्वारा मेगास्थानिज के द्वारा पुस्तक की रचना कौन किया था, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। और यह मूल रूप से अपर्याय है, और लेकिन इसकी उदाहरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचना में आए हैं। कुछ अज्ञात लेखक जो थे, यह अज्ञात यूनानी लेखक ईस्वी सन की पहले सदी में भारतीय बंदरगाहों को प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथियल सी, लाल सागर का वितरण दी गई है। टॉलमी की ज्योग्राफी या 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारत में भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी किसकी मिलती है, टॉलमी। टॉलमी ने किस पुस्तक की रचना की, ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके अलावा स्ट्रोबो ने क्या किया, जो मेगास्थानिज की वृत्तांत को काल्पनिक माना। क्या क्या स्ट्रोबो ने मेगास्थानिज को जो वृत्तांत मिला है वह क्या एक काल्पनिक है, मतलब उद्धृत किया गया है, अपने मन से बनाया गया एक कहानी है। उनके द्वारा ये स्ट्रोबो के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा रोमन लेखक भी भारत के अंदर आए थे। प्लिनी जो है, प्लिनी नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। प्लिनी की जो पुस्तक की रचना की थी वो कौन सी, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की संबंध की जानकारी मिलती है। भारत और इटली के बीच जो व्यापार होती है उनकी जानकारी इससे मिलती है। इसके अलावा चीनी विवरण भी मिलता है। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थ का दर्शन करने आए थे। भारत का बौद्ध धर्म की जानकारी और तीर्थ का दर्शन करने कहाँ चीनी यात्री भारत के अंतर्गत आए थे। इसमें से फायान जो चीनी यात्री थे, और फायान किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। भारत में
शासन काल में भारत आए थे, इसने फुंगको की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति की पर प्रकाश डाला गया है। या गुप्त काल में क्या गया, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी भी मिला है। चलिए, इसके अलावा चीनी यात्री होंग संग जो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे और उनकी पुस्तक सी युकी की रचना की, जिसे वाट्स के अनुसार भारत में इनटू अर्धचंद्राकार नाम दिया गया। इसके वाटर्स के नाम पर जो है इनटू द अर्धचंद्राकार नाम दिया गया। होनसंग के मित्र वी ली ने होंगसंग की जीवन को लिखा। होनसंग की क्या किया गया, जीवन को लिखा, जिसमें हर्षवर्धन की राजनीति के साथ साथ धार्मिक रीति रिवाज एवं समाज की वर्णन भी किया। उनके साथ जो धार्मिक रीति रिवाज और समाज के साथ जो वर्णन, इसका भी किया। और इनके अलावा 138 देश की विवरण भी मिला, मतलब 138 देश में जो यात्रा किया, इसकी भी जानकारी इससे प्राप्त हुआ। सॉन्ग जो है यह 7वीं शताब्दी में भारत आए और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन मिलता है। इस सॉन्ग के द्वारा क्या किया गया, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या की गई जानकारी मिलती है। इसके अलावा अरब के लेखक भी भारत के अंतर्गत आए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कौन, सुलेमान। इसमें सुलेमान 38वीं शताब्दी में भारत आए और पाल और प्रतिहार शासक के बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा, पाल और प्रतिहार शासक के बारे में कौन लिखा, सुलेमान नामक व्यक्ति के लिखा। इसके अलावा अलबेरनी ने मोहम्मद गजनबी के दरबार में आए थे और उनके द्वारा तहकीकात ए हिंद और किताब उल हिंद, तहकीकात ए हिंद को ही किताब उल हिंद के नाम से भी जानते हैं, रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया गया। जो भारत की स्थिति क्या है, जो निवास कर रहे हैं, भारत की स्थिति की जो जानकारी मिला है, या क्या मिला, किसके द्वारा मिला, अलबेरनी किसके दरबार में आए थे, मोहम्मद गजनबी के दरबार में आए थे और उनके द्वारा ही पुस्तक तहकीकात ए हिंद या किताब उल हिंद के रचना किया था। इन लेखकों में अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारक नाथ 12वीं शताब्दी में ग्रंथों को कांगयूर एवं तांगयूर भी भारतीय इतिहास के कुछ जानकारी मिला है। मतलब कांगयूर और तांगयूर से भी भारत की कुछ जानकारी प्राप्त की गई है। अब हम बात करेंगे कुछ पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई के माध्यम से जो हमें जानकारी मिला है, इसके बारे में हम बात करते हैं। पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, मोहर जिसको हम कहते हैं, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृत्युभांड, आभूषण इत्यादि है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक माना जाता है। हम इसमें बात करेंगे अभिलेख। अभिलेख में जो लेख, मोहर, प्रशस्त स्तंभ, स्तूप, चट्टान, ताम्रपत्रों में मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन जो हम करते हैं या क्या कहलाता है, एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। पोलियोग्राफी अभिलेख और दूसरे प्राचीन दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पोलियोग्राफी कहते हैं। पुरालिपि शास्त्र या पोलियोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, जो है अभिलेख और इसके अलावा प्राचीन दस्तावेज की जानकारी इससे मिलती है, पोलियोग्राफी से। और इस पेज नंबर 3 में हम चलते हैं। न्यू मैथमेटिक्स, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यू मैथमेटिक कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यू मैथमेटिक्स कहा जाता है। चलिए हम सिक्के में सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन सिक्का, पंचमर्क या आहत सिक्का कहते हैं। सिक्के में क्या कहते हैं, पंचमर्क सिक्का या आहत सिक्का कहते हैं। साहित्य सिक्के को करसापन के भी कहा जाता है। साहित्य सिक्के को क्या कहा जाता है, करसापन के भी नाम से जाना जाता है। पुरानों में सिक्के जो है, पुराने जमाने में सिक्के जो होते थे, ये तांबे, चांदी, सोने और शीशे का सिक्के होता था। आरंभिक सिक्के में कुछ प्रतीक मिलते हैं थे, पर बाद में सिक्के पे राजाओं और देवता की तिथियां का उल्लेख है। पहले क्या होता है, बाद में सिक्का पे क्या होता था, राजा और देवताओं का उल्लेख होता था। हम बात करेंगे सोने के लिखित सिक्के। सर्वप्रथम कुषाण राजाओं की
ने जारी किया था। सबसे पहले जो है वह सोना का सिक्का जो जारी किया था वह कुषाण शासक के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन गुप्त शासक ने सबसे अधिक सोने के सिक्के, मतलब सबसे ज्यादा सोना का सिक्का जो हुआ गुप्त शासन काल में, और सिक्का सोने की सिक्का जो जारी किया था पहले शासक ने तो वह कुषाण था, और सर्वाधिक सोना का सिक्का जो जारी किया था वह गुप्त शासन काल में किया गया। और समुद्रगुप्त के द्वारा सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखा गया। इससे यह पता चलता है कि वह वीणा की बहुत ज्यादा प्रेमी थे, अर्थात समुद्रगुप्त का संबंध संगीत से भी था। इसके अलावा सातवाहक वंश के द्वारा जो है शीशे की सिक्के जारी किए गए। पूछेगा किसके द्वारा शीशे की सिक्के जारी किया गया, तो सातवाहक वंश के द्वारा सिक्के की सिक्के जारी किया गया। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्का को दिनार, गुप्त काल में स्वर्ण सोने के सिक्का को क्या कहा जाता था, दिनार, और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। सोने के सिक्का को दिनार और चांदी के सिक्के के रूपक कहा जाता है। हम अभिलेख के बारे में बात करेंगे। अभिलेख, अभिलेख में मोहर, प्रशस्त स्तंभ, चट्टानों एवं तामपत्रों में मिलते हैं, तथा मंदिरों के दीवारों और ईंटों की मूर्तियां भी मिलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। सबसे ज्यादा जो अभिलेख है वो कहाँ है, मैसूर संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। मौर्य और मौर्योत्तर एवं गुप्त काल में अधिकांशतः अभिलेख कार्पर्स इंस्क्रिप्शंस इन दी केरम नामक ग्रंथ के संकलित है। अभिलेखों के में प्रयुक्त लिपियां कौन कौन सी लिपि था ये पूछा गया, देखते हैं। प्राकृतिक लिपि, आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक लिपि, मतलब आरंभ में जो अभिलेख जो लिखा जाता था वह किस लिपि में लिखा जाता था, प्राकृतिक लिपि में लिखा जाता था। दूसरा ब्राह्मी लिपि, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। ब्राह्मी लिपि का संबंध किससे है, तो आप क्या बताओगे, अशोक धर्म से संबंध रखता है। इसके अलावा उसे ब्राह्मी लिपि को किसे लिखा जाता है, तो बाएं से दाएं लिखा जाता है, जबकि खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है। ये बीपीएससी में 66वीं बीपीएससी में पूछा क्वेश्चन है कि खरोष्ठी लिपि को कैसे लिखा जाता है, तो दाएं से बाएं। खरोष्ठी लिपि को हम किस तरह से लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखते हैं। इसके अलावा यूनानी एवं अरमाइकर लिपि, जो ब्राह्मी, खरोष्ठी और आयमर, यह तीनों का संबंध किसे, अशोक से है। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यह जो है शिलालेखों पर लिखे जाते थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में यह शिलालेखों पर लिखे जाते हैं। यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है, अशोक के कौन कौन से अभिलेख थे, कौन कौन सी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और यूनानी या आई अरामाइक लिपि, इसे आयमर लिपि के नाम से भी जाना जाता है। तो अरामाइक लिपि और खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। तो किस लिपि को पूछा जाएगा, किस लिपि को जो है दाएं से बाएं लिखा जाता था, तो खरोष्ठी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था। किस लिपि को, तो खरोष्ठी लिपि को हम किधर से किधर, दाएं से बाएं लिखते थे। इसके अलावा 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 अभिलेख मेरठ एवं तोपरा जो हरियाणा में मिले, जिसे दिल्ली में लाए थे। मेरठ अभिलेख, मेरठ और दिल्ली तोपरा, दिल्ली मेरठ और दिल्ली तोपरा दोनों का दोनों अभिलेख जो है था फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ लाया, दिल्ली में लाया गया। और 1837 में जेम्स पीएसएफ ने इसे शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम पढ़ा। और इसको पहली जो बार जो पढ़ा या ब्राह्मी लिपि में किसके द्वारा पढ़ा गया, जेम्स पीएससी के द्वारा पढ़ा गया। ब्राह्मी लिपि किधर से किधर लिखा जाता है, तो बाएं से दाएं, जबकि खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता है। यहाँ देख लीजिए खरोष्ठी लिपि कहाँ कैसे लिखा जाता है, दाएं से बाएं। अब महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देख लीजिए इसमें। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, इसका अभिलेख का क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति। रुद्र रमन का जूनागढ़ अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में। रुद्र रमन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है, गुजरात में। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख जो कि गाजीपुर में है। खरवेल जो हाथी गुफा, खरवेल जो है यह इसका संबंध क्या है, हाथी गुफा से संबंध है।
पुलकेश्वर द्वितीय जो है यह ऐहोल अभिलेख से, पुलकेश्वर द्वितीय का संबंध किस अभिलेख से है? ऐहोल अभिलेख से संबंध है। इसके अलावा 6 नंबर में राजा भोज का ग्वालियर प्रशस्तीकरण से संबंध, ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, संबंध रखता है। विजय सेन देवपारा अभिलेख, विजय सेन का जो संबंध था किससे? देवपारा अभिलेख से। हर्षवर्धन के जो अभिलेख थे माधुबन और बांसखेड़ा, मधुबन और बांसखेड़ा का जो अभिलेख था वह संबंध जो रखता था हर्षवर्धन से संबंध रखता था। यशोधर्मन जो है यह मंदसौर प्रशस्ति से संबंध रखता था। गौतमी बल्ब श्री नासिक अभिलेख से, गौतमी बल्ब श्री किस अभिलेख से संबंध रखता है? नासिक अभिलेख से संबंध रखता था। इसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है जैसे समुद्रगुप्त के जो है प्रयाग प्रशस्तीकरण, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख, है ना। इसके अलावा जो है पुलकेश्वर द्वितीय के ऐहोल अभिलेख, और इसके अलावा राजा भोज के ग्वालियर अभिलेख, और ये इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोगों को जो है सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है। और खड़गवेल की हाथी गुफा अभिलेख, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। खड़गवेल का हाथी गुफा अभिलेख 4 नंबर का, खड़गवेल का हाथी गुफा अभिलेख। चलिए हम आगे चलते हैं। अभिलेख और विशिष्ट तथ्य, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जानकारी मिलती है। रुद्रदमन का कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख, जिस किस भाषा में मिलती है? संस्कृत भाषा में मिलती है। पुलकेश्वर द्वितीय का ऐहोल अभिलेख उनकी दरबारी कवि रवि कृति द्वारा रचित है। पुलकेश्वर के जो है वह किस रवि कृति के द्वारा क्या है? रचित किया गया है। कौन सा? ऐहोल अभिलेख। अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख में कारुवाकी एवं तीवर का उल्लेख मिलता है। अशोक का एक प्रयाग स्तंभ लेख जो है उसमें 2 चीज की जानकारी मिलता है, कारुवाकी और तीवर उल्लेख मिलते हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति की रचना उनके संधि विग्रह हरिसेन ने किया था। इसके अलावा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्तिकरण की रचना उनके संधि विग्रह के हरिसेन के द्वारा किया गया। इस तरह से हम 3 पेज आज क्लियर किए और हम 3 के बाद अगले 6 पेज तक करेंगे कल। इसलिए इस चैनल को जो है क्या कहते हैं, अपना क्लासेस को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को बताओ, क्योंकि पूरा का पूरा जो है हम जो है इसमें क्रोन पूरा का पूरा बताने वाले हैं। और इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, किनको पढ़ना चाहिए, किन पॉइंट को थोड़ा सा कम ध्यान देके चलना चाहिए, इनकी पूरी की पूरी जानकारी मेरे द्वारा दी जाएगी। चलिए सी यू अगेन, अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।